नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। गोरखपुर स्थित सैनिक स्कूल में जनरल बिपिन रावत प्रेक्षागृह का लोकार्पण और प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर प्रेक्षागृह का लोकार्पण और प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इसी के साथ देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन हुआ और जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं समारोह में सीएम ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सभी नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में हमारे संकल्प को सिद्ध करने में एक रोल निभाएंगे। आगे सीएम ने कहा कि राज्य स्थापना के बताने बाद जितनी कुल नियुक्तियां की गई हैं उनमें से 2/3 नियुक्तियां पिछले 4 साल में संपन्न हुई हैं। आगामी 1 साल का भर्ती कैलेंडर भी तैयार है। तमाम विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार गतिमान है। हमारी सरकार समयबद्ध तरीके से उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आज प्रदेश में लगभग 27,000 के लगभग युवाओं को हमारे सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था। उसी दिन से हमने ये संकल्प लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी पद जिस विभाग में भी रिक्त हैं उन सभी पदों को हम भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और मुझे आप सबको ये बताते हुए संतोष है कि हमने जो संकल्प लिया था वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ा और अभी तक राज्य स्थापना के बाद जितनी कुल नियुक्तियां हुई हैं उसमें से 2/3 नियुक्तियां इन 4 सालों में संपन्न हुई हैं और अगले 1 साल का भी पूरी तरह से हमारा कैलेंडर लोक सेवा आयोग, अधीक्षक सेवा चयन आयोग ने बनाया हुआ है। विभिन्न विभागों की लगातार मैंने समीक्षा की है। जहां भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लाया जाएगा। उनके अध्याचन जारी किए जाएंगे। विभागवार उसकी जो उपलब्धता है उसके आधार पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी, योग्यता के आधार पर होंगी। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी हम जाते हैं तो वहां के भी बहुत सारे ऐसे युवा, नौजवान, सामान्य माता पिता, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां हैं जिनको एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 परीक्षाओं में चयन होने का अवसर मिला है। पहले के समय में इनको एक परीक्षा में भी इनका चयन नहीं हो रहा था। कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते थे लेकिन चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, इस व्यवस्था को भी हमने बदलने का प्रयास किया है और ये प्रयास हमारा एक संकल्प लेकर सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और हमारे नौजवानों का, युवाओं का, विद्यार्थियों का, छात्रों का, छात्राओं का, सभी का मनोबल बढ़ा है और मनोबल उनका बढ़ा है, उनके साथ साथ उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास लौटा है। जिनके मन में ये बात आ गई थी कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता से संपन्न नहीं हो रही हैं, संदेह उनके अंदर आ गया था। उस संदेह को भी मिटाने का काम, उस भ्रम को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है
और मैं कह रहा हूं कि 27,000 और उसमें से भी आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात ये संख्या और बढ़ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि आप सभी अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आने वाले समय में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है कि हर विभाग हमारा एक आदर्श विभाग बने, हमारा हर विभाग ऐसे नवाचार करे, ऐसी अच्छी योजनाएं लाएं जो अन्य राज्यों के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सके। बहुत सारे मामलों में आज उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। बहुत सारे मामलों में हमने लीड लिया है। बहुत सारे काम पहली बार उत्तराखंड में हुए हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है, क्योंकि आप सब आज मुझे लगता है आपको संतोष निश्चित रूप से होगा, प्रसन्नता भी होगी, और जितनी प्रसन्नता आपको हो रही होगी उससे ज्यादा प्रसन्नता आपके अभिभावकों को, माता पिता को, आपके परिवारजनों को भी आपसे कम नहीं हो रही होगी। कुछ तो ऐसे होंगे शायद उनको आपसे भी ज्यादा हो रही होगी। इसलिए हमें उन सब के सपनों को कि वो किन परिस्थितियों से उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया है, किन परिस्थितियों का सामना किया है, कौन सी चुनौतियां एक सामान्य मानवीय के जीवन में होती हैं, अगर वो सब हमारे प्रत्येक दिन का काम शुरू करने से पहले हमारे ध्यान में रहेगा, थोड़ी देर का स्मरण हमारे को होगा, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो काम इतना शानदार होगा कि एक तो देखिए भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि आप सब लोगों को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल रहा है। ये भगवान की बिना कृपा के हो नहीं सकता है। तो ये मानिए कि आप डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर के बाद आप प्रोफेसर बन गए हैं, प्रोफेसर बनने के बाद आप डॉक्टरों की जहां से फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री के आप कारीगर हो गए हैं। अगर मैं आपको डॉक्टरों की फैक्ट्री का कारीगर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। तो आपका ये जीवन तो सफल हो गया, आने वाले कई जीवन आपके इसी जीवन से सफल हो जाएंगे जब हम उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बना पाएंगे, और आप सबके योगदान से ही ये संभव होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत मैं एक बार बधाई देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नगर निगम देहरादून का 27वां स्थापना दिवस है। कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ है। आपको बता दें कि स्टॉल्स का सीएम ने अवलोकन भी किया है। भव्य रूप से समारोह का आयोजन हुआ है क्योंकि नगर निगम देहरादून का ये 27वां स्थापना दिवस है, जिसको हर्षोल्लास के साथ सारे नगर निगम कर्मचारी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की है और उनका भव्य स्वागत अधिकारियों की तरफ से किया गया है। और समारोह में आपको बता दें कि सीएम धामी के साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि साथ मेयर उनके सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे और इसी के साथ सुबोध उनियाल भी उनके साथ मौजूद है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि लगातार इसी तरीके से इस समारोह को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। और इसी बीच कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य स्वागत यहाँ पर मेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा प्लांट यहाँ पर उन्हें दिया जा रहा है, सम्मान पूर्वक उनको शॉल उड़ाकर यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। एक छोटा सा मोमेंटो। और यहाँ पर नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस को भव्य बनाने के लिए यहाँ पर ये तमाम तैयारियां काफी लंबे से समय से चल रही थी। अब माननीय मुख्यमंत्री का यहाँ पर किस तरीके से स्वागत हो रहा है वो भी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। स्टेज पर मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, मेयर मौजूद हैं, वन मंत्री भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और उसके साथ ही इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम स्टॉल्स का अवलोकन भी किया जाएगा। कुछ दिव्य सज्जनों, अगले क्षणों में हमारी सांस्कृतिक टीम द्वारा एक स्वागत माननीय महापौर श्री सौरभ थपलियाल जी द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी को एक प्लांटर भेंट किया जाएगा।
श्री उमेश शर्मा काऊ जी को भी एक प्लांटर भेंट करने का कष्ट करें। और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विनोद चमोली जी, माननीय विधायक धर्मपुर, और जोरदार तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें। और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम टीम द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा। शुभे स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभे स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् नित्य प्रियं भारती भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नित्य निरन्तर कारवता मानवता समता भवता नित्य निरन्तर कारवता मानवता समता भवता सारथि साथ मनोरथ का जो अनुमान नहीं भवता सारथि। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर कस्बे में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें 25 हेक्टेयर वन भूमि को सफलतापूर्वक अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सीटीआर निदेशक साकेत पटोला ने बताया है कि यह अभियान राज्य सरकार के राजस्व और पुलिस और वन विभाग की ओर से तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत अपर कोसी वन क्षेत्र के पुचड़ी गांव में चलाया गया है। उन्होंने बताया कि पुचड़ी गांव में 52 अतिक्रमणकारियों को पिछले साल अवैध घरों से हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे और सार्वजनिक घोषणाएं को यहां पर किया गया था। जब उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो उनके घरों को तोड़ दिया गया है। अभियान के दौरान कुल 25 हेक्टेयर वन भूमि को मुक्त कराया गया है। आगे साकेत पटोला ने बताया है कि पुचड़ी गांव के कुछ अतिक्रमणकारियों के पास उत्तराखंड उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश थे और उनके निर्माण को अभियान से छूट दी गई है। तो 2 लोगों के नाम जो लोग थे उनकी तरफ बताए जा रहे हैं और उसमें जो नाम प्रकाश में डेफिनेटली एसआईटी की जांच में उनको सम्मिलित भी किया गया होगा। और इसमें अगर कोई ऐसा लिखित में कोई पत्र हमको मिलता है या कहीं से भी किसी के द्वारा ऐसे साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं कि वास्तव में ताहिर की और सलीम की इसमें वास्तव में मिलीभगत है, उनको भी संज्ञान में लिया जाएगा और इस प्रकार से सरकारी भूमि को क्षतिपूर्ति करने में वन विभाग को संदर्भित करते हुए उसमें कार्रवाई भी करें। उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सड़क परिवहन प्राधिकरण ने पाया कि वो निजी वाहन भी किराए पर दे रहे हैं, साथ ही उन जगहों के लिए वाहन देते हैं जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस की सूची में ही नहीं है। प्राधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस जारी कर दिया है। इससे वाहन सेवा देने वालों को अपनी खामियां सुधारने का समय मिल गया है और अब किराए पर बाइक देने वाले कई लोगों ने भरोसा जताया है और उन्होंने विभाग की शिकायतें दूर कर ली हैं और अब वो नियमों के मुताबिक काम करेंगे। कई लोगों ने अधिकारियों से चालान में देरी जैसी समस्याएं दूर करने की अपील की है। उनका कहना है कि अक्सर किराए पर वाहन लेने वाले नियम तोड़ते हैं, लेकिन देरी होने के चलते चालान उन्हें भरना पड़ता है। आरटीओ की कार्रवाई से किराए पर बाइक देने वालों पर जिम्मेदारियों से नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ चुका है। साथ ही लोगों को उम्मीद है कि इससे आगे आने वाले समय में वाहनों का सुचारू संचालन होगा और इस
कदम से उन सैलानियों को भी सहूलियत होगी जो उत्तराखंड में सड़क यात्राओं को यहाँ पर रेंटल्स बाइक लेकर करने को आतुर होते हैं और साथ ही साथ वो घूमने का प्रयास करते हैं। उसके लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनकी कुछ प्रतिष्ठान हमने वहां से बंद भी करवाए हैं कि जब तक आप वैध लाइसेंस विद दिस एड्रेस नहीं ले लेंगे तब तक आप यहां से नहीं चला सकते। दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियां चलाई जा सकती हैं और इनके द्वारा प्राइवेट गाड़ियों को भी किराए पे दिया जा रहा है, जो टोटली मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। चलान की अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर चलान हुए, लगभग 110 चलान हुए हैं रेंटा मोटरसाइकिल स्कीम में मसूरी और देहरादून मिला के रेलवे स्टेशन के पास, और इनके 5 से 6 प्रतिष्ठान ऐसे थे जिनके एड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट थे, तो उनको हमने बंद कर दिया। हमने उससे कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी जो दिक्कत थी हमने पूरे पेपर पूरे शुरू कर दिए। आगे उस फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी उसमें। कई लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनका पेपर जगह कहाँ की है, कहीं और से काम कर रहे हैं, ऐसे बतेरे हैं डेंटल वाले दिक्कत है। अब उनको पूरे सावधानी से दे दिया गया है। प्राइवेट प्लेट पे तो गाड़ी कोई नहीं दे रहा है, कुछ जो दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जा रही है आरटीओ की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो भी हमारी गाड़ियां होती हैं सब फिटनेस वगैरह सब परफेक्ट रहती है। और हमारी, जैसे आपने पूछा था कहाँ कहाँ हम सर्विस देते हैं, तो ऑल ओवर उत्तराखंड का हमें परमिट देती है सरकार। तो ऑल ओवर उत्तराखंड में कहाँ भी हमारा कस्टमर जाता है तो हम उन्हें जाने देते हैं, पर हमें बता के जाते हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे है। हमारे यहाँ से भी क्या बोलते हैं आए थे, मेमोर आए थे आरटीओ से। हमारे भी एड्रेस कहीं और के हैं पर हम यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, पर वो अब हमने रजिस्टर करवा दिया है आरटीओ में। हमें 2 महीने का टाइम मिला था, उस टाइम से पहले हमने अपना आरटीओ में पूरा यहाँ का एड्रेस चेंज करा दिया। हमारे पास रिसिप्ट है। कस्टमर हमारे से गाड़ी लेके जाता है और वो चालान कराता है, ऑनलाइन चालान या पीछे वाले हेलमेट के लिए या नो पार्किंग के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो चालान वो अगर आज हुआ है तो हमारे पास 2 दिन बाद हमारे पास ऑनलाइन शो करता है। इतने में कस्टमर चला जाता है, फिर हम उससे रिफंड ले नहीं पाते। तो उसमें हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये मतलब इसके लिए सॉल्यूशन हो तो बहुत। मंदसौर के कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 एंड्रॉइड मोबाइल और 10 फर्जी सिम बरामद हुए हैं। मौके से 1 लाख रुपए नकद भी जब्त किया गया है। आरोपियों ने हाल ही में मंदसौर के 55 साल के व्यक्ति के बैंक खाते से 7,40,560 रुपए की धोखाधड़ी की थी। एडिशनल एसपी तेर सिंह बघेल ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस्तेमाल किए जाने वाले इस मामले का खुलासा करा है। बघेल ने बताया कि 1 दिसंबर 2025 को मालगोदाम रोड पाटिल कॉलोनी निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी और जिसमें बताया गया था कि 1 से 7 अक्टूबर के बीच साइबर ठगों ने एपीके लिंक भेजकर अब धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते से कुल 7,40,000 पैसे अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 टीमें बनाई। थाना कोतवाली में एक साइबर फ्रॉड का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 7,40,000 रुपए करीबन साइबर फ्रॉड हुआ था। फरियादी ने थाना कोतवाली पर एफआईआर दर्ज कराई और थाना कोतवाली में इन मामलों में पतारसी और विवेचना के लिए अलग अलग टीमें गठित की। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीएसपी के नेतृत्व में थाना प्रभारी और अन्य टीमें गठित की और इस गठित टीम द्वारा बहुत ही अच्छा उल्लेखनीय कार्य किया। जो साइबर फ्रॉड किए गए थे वो झारखंड के विवेचना में पता चला और विवेचना के दौरान झारखंड में अलग अलग टीमें भेज के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे 1 लाख रुपए नगद बरामद किया है, 5 मोबाइल जब्त किए हैं और 10 सिमें जब्त की है। इस तरह से करीबन 4.5 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया है। तो झारखंड से 3 साइबर ठगों को पकड़ा गया है, 5 मोबाइल और 10 फर्जी सिम जब्त कर लिए गए हैं और आरोपियों ने 7 लाख की लगभग धोखाधड़ी को अंजाम दिया था और उसके बाद शिकायत की गई थी। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के पुण्यतिथि के इस अवसर पर प्रेक्षागृह का अनावरण करते हुए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और जहां वो सभी को संबोधित कर रहे हैं। प्रेक्षागृह समारोह में आखिरकार अपने संबोधन के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। उभरना पड़ेगा,
तीसरा प्रण प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी के लिए कहा था, अपनी सेना के प्रति, मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस की यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव। हम वीर सैनिकों का सम्मान करें। उनके बलिदान को नमन करें। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारा सैनिक सीमाओं की रक्षा कर रहा है। हमारा अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार पेट्रोलिंग में हैं। हमारा पुलिस का जवान मेहनत करता है। एक व्यक्ति की गलती से पूरी फोर्स, पूरी संस्था खराब नहीं हो जाती। उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतवासी के मन में होना चाहिए। आज ये वही प्रण है जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के इस प्रण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी से कहा है, अपने वीर सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव। जनरल रावत और उनके साथ जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया, उन सब के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ आज हम सब सैनिक स्कूल गोरखपुर में एकत्र हुए हैं, उनका स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं। चौथा प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह है सामाजिक एकता पर बल, समाज को जोड़ना। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी, कोई भेदभाव नहीं। हम सब भारतीय होने के नाते एक हैं। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया था एक बार, क्या आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, उन्होंने पूछा आपका प्रश्न किस संदर्भ में है। उन्होंने कहा था मेरा संदर्भ इस बात को लेकर के है क्योंकि उस समय कुछ जगह जातीय आंदोलन चल रहे थे और कुछ जगह क्षेत्रीय आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, हम हर भारतवासी का दायित्व बनता है, हम पहले भी और अंत में भी हमारी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और मैं फिर कहूंगा आपसे भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर इस बात को कह सकते हैं, ये कहते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पी हैं, तो हम सबका भी दायित्व बनता है बिना भेदभाव के एक समरस समाज की स्थापना करके जो भी अपने आप को भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति करता है वह हमारा है, और जिसको भारतीय बोलने में गौरव की अनुभूति नहीं होती है वही पराया है। उसको बोलना चाहिए वहीं जाओ जहां आपको अपना सब कुछ मिले। और पांचवा जो हर नागरिक के लिए आवश्यक है वह है नागरिक कर्तव्य। आजादी के बाद देश के अंदर क्या हुआ? हमने अधिकारों के संरक्षण की बात तो की लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं की।
और आज मुझे स्मरण है, मैंने एक बार जनरल रावत से पूछा, मैंने कहा जनरल साहब मुझे एक बात बताइए कि आपने देश के अंदर सेना का मोर्चा विपरीत परिस्थितियों में उन क्षेत्रों में भी लिया है जहां पर सामान्य दिनों में टेम्परेचर -20, -40 तक होता है, यानी जमा देने वाली। कैसे वहां कार्य होता है? उन्होंने मुझसे गीता का एक श्लोक बोला। उन्होंने कहा योगी जी इसका रहस्य है योग कर्मसु कौशलम। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कार्य करते रहो, मेहनत। तो मैंने कहा उसमें क्या करते हैं, क्योंकि सामने तो दुश्मन के ठिकाने होते हैं। तो अभी आप देख रहे थे कि प्रेक्षागृह समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, जहां पर पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की इस पुण्यतिथि के अवसर पर और उनको सम्मान देने के अवसर पर प्रेक्षागृह अनावरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी दर्ज हुई है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा H24/7। नमस्कार।